इथियोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी करीब 10,000 साल बाद फट पड़ा है और इसका असर सीधे भारत तक पहुंच गया है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में जहरीला स्मॉग छा गया है। AQI 400 के पार चला गया है। उड़ानों के लिए रूट बदल दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सिस्टम अलर्ट पर है। ये घटना कितनी खतरनाक है, आगे क्या असर इसका दिखेगा और आम लोगों को सावधान रहने की आखिर कितनी जरूरत है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। इथियोपिया, अफ्रीका के दिल में स्थित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी 10,000 साल की नींद के बाद अचानक फट पड़ा। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख का गुबार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में उठ गया और लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। ये विस्फोट अफार इलाके में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हुआ। ये इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यमन और ओमान की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है, खासकर जिन्हें सांस की तकलीफ रहती है। वैज्ञानिकों ने इसे अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक घटना बताया। सबसे हैरान करने वाली बात, ज्वालामुखी से उठी राख 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर भारत तक आ गई। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक राख का ये बादल अरब सागर के रास्ते दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक फैल चुका है। आसमान में फैली राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। धुआं और राख बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि DGCA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। भारत के DGCA ने ओमान के ऊपर वॉल्केनिक राख को देखते हुए विमानों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें आपात संचालन की सलाह दी गई है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। DGCA ने जारी की एडवाइजरी, एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान न भरें, उड़ान का रूट और प्लानिंग बदलें। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। अकासा एयर, इंडिगो और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदले गए। कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ी। DGCA ने सभी एयरलाइंस को राख वाले रास्तों से बचने और इंजन चेक अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए। ज्वालामुखी राख उड़ानों के लिए खतरा क्यों? इंजन ब्लॉक हो सकता है, कॉकपिट विंडो पर कांच पिघलने जैसा असर, नेविगेशन में दिक्कत, टरबाइन बंद होने का खतरा। प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर से गुजरे विमानों की एहतियाती जांच के कारण एयर इंडिया ने कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। एयर इंडिया ने रद्द की उड़ानें AI 2822 चेन्नई से मुंबई, AI 2466 हैदराबाद से दिल्ली, AI 2444, AI 2445 मुंबई से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से मुंबई, AI 2471, AI 2472 मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसका असर सीमाओं और देश से परे है। अफ्रीका में फटा ज्वालामुखी और भारत तक हवा जहरीली, यही है प्रकृति की ताकत। फिलहाल वैज्ञानिक और एविएशन एजेंसियां सतर्क हैं और आने वाले कुछ दिन तक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाएगी। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर विभूति राय जी, भूवैज्ञानिक हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। और विशाल सिंह जी, पर्यावरणविद, आपका भी बहुत स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पर। एक एक करके मैं दोनों मेहमानों का रुख करूंगी। सबसे पहले प्रोफेसर विभूति जी, मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि सर जब इस तरीके के ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, ये किन कारणों की वजह से आमतौर पर देखने को मिलता है? क्योंकि लगभग कई साल बीतने के बाद अब ये ब्लास्ट हुआ और इसकी आंच धीरे धीरे भारत तक भी पहुंच रही है।
पर्यावरण पर कितना नुकसान इसको लेकर हम समझ सकते हैं, जिस वजह से हमने अभी भी सुना रिपोर्ट में भी फ्लाइट्स तक कैंसिल कर दी गई हैं। इस वक्त लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप भी अलर्ट रहिए, मास्क पहनिए। तो ये आखिर किन कारणों की वजह से सर? देखिए, ऐसा है कि पृथ्वी जो है एक बहुत ही फ्रेजाइल प्लैनेट है, और पृथ्वी की जो ऊपर की सबसे ऊपर की सतह है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। जी। और क्रस्ट के नीचे स्टेनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, जो एक पपड़ी है, जो मोटी पपड़ी है, करीब 10 से 80 किलोमीटर थिक है। उसके नीचे ये ज्वालामुखी जैसे बहुत सारे ज्वलनशील रॉक्स हैं, ऐसे चट्टाने हैं जो कि पिघली हुई स्थिति में रहती हैं। जी। और क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक पूरे गोले के ऊपर जगह जगह से ये दरकी हुई दरारें हैं, जिसको कि हम प्लेट की मार्जिन कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट की। तो वहां वहां पर इस प्रकार के एक तो भूकंप आते हैं, दूसरा जगह जगह पर वहां पर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। उसी के अंतर्गत ये इथोपिया का अफार ट्रायंगल है, और वहां पर इस प्रकार की वोल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना रहती है। हालांकि लगभग 12,000 साल पहले ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वर्तमान में आसपास नहीं हुआ। भारत में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। एक छोटा सा वोल्केनिक एक रिसेंट में आइलैंड है, बैरन आइलैंड कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में। उसके अलावा कोई बड़ा वोल्केनो नहीं है, इसलिए ये हमारी मुख्य रूप से समस्या नहीं रहती। परंतु जैसा कि हम देख रहे हैं ऊपर के चित्रों के माध्यम से कि जब ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इस ज्वालामुखी के फटने से जो विभिन्न प्रकार के गैस है, वोलेटाइल मटेरियल है, सल्फर डाइऑक्साइड है और अन्य कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब लगभग 25 से 30,000 फीट की ऊंचाई तक, ये वो ऊंचाई है जिसपे कि इंटर कॉन्टिनेंटल हवाई जहाज उड़ते हैं, करीब 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऊपर। तो ये धुएं का जो एक गुबार है, ये भारत की तरफ मुड़ा हुआ है, और ओमान के माध्यम और यमन के माध्यम से होते हुए ये हमारे इंडियन ओशन के ऊपर होते हुए ये उसने एक चादर सी बिछा दी है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को कई तरह से प्रभावित करती है। होता क्या है कि ये पॉल्यूशन तो एक उसका कारण है ही है, जिससे कि धुंध आपको दिख रही होगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। परंतु इसके अलावा जो हवाई जहाज उड़ते हैं, उसमें जिस ऊंचाई पे वो उड़ते हैं और जहां पर ये राख का लेवल है, वो वहां पर एक तरह से उनके इंजन्स को जाम कर सकती है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल हवाई यात्री हैं, उनके लिए बहुत दुविधा की स्थिति हो सकती है, और इसमें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि जहां पे भी इस तरह की स्थिति हो, आप या तो जहाज ना उड़ाइए, और उड़ाना है तो दूसरे रास्ते से होके उड़ाइए। तो ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। दूसरा, जो पायलट्स होते हैं उनके सामने जो विंडशील्ड होती है, जो शीशा होता है जिससे वो देखते हैं, उसके ऊपर ये इसके कण जो है वो पिघल करके कांच की उसको एक तरह से फॉगी कर देते हैं, तो उनका विजन भी बहुत कमजोर हो जाता है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। इस कारण मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि बहुत इस समय इस जो ज्वालामुखी का, ठीक है सर, मैं लॉटरी में जी लॉटरी में सर आपके पास विशाल सिंह सर का भी मैं एक बार रुक करना चाहूंगी। विशाल सिंह जी, जब हम बात इस तरीके की घटनाक्रमों की करते हैं, तो ऐसे में पर्यावरण पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि हम इन दिनों देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कि बीमार पड़े हैं, अस्पतालों में लाइनें लग रही हैं मरीजों की। लेकिन जब इस तरह का विस्फोट हो जाए, उसका एक धुएं का गुब्बार पूरी तरह भारत की ओर मुड़ जाता है, तो फिर ये पर्यावरण को और किस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है सर? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सरफेस एयर और लोगों पे इस वॉल्केनो का जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि हाई एल्टीट्यूड के उस पे होती हैं,
बट ऑफ कोर्स इसको ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसकी वजह से और आपका जो फॉगी नेचर है जो इस सीजन में देखा जाता है वो और बढ़ जाएगा, और इश्यूज ऑफ ब्रीदिंग आपके, और जो जिनको खासकर बीमारियां रहती हैं सांस से रिलेटेड, उनको और इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बट डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज का सरफेस एयर पे बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो भी धुआं उठता है वो ऊपर की सतह में ज्यादा इसका वो होता है। जो कारण है इस समय जो हमारे ऑलरेडी पोल्यूटेड जो दिल्ली का एटमॉस्फेयर है या जो दिल्ली का पर्यावरण है जो ऑलरेडी पोल्यूटेड है, वो ज्यादा खतरनाक है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना लोगों पे नहीं होगा, पर्यावरण ओवरऑल पे तो जो जिस तरह से होगा उसके बहुत बहुत तरह की चीजें, और ये एक शोध का विषय है कि क्या क्या हो सकता है। बट ये सेटल डाउन भी जल्दी कर जाता है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। अगर एक बरसात हो गई या कोई चीज होगी तो सेटल डाउन करना इसका पॉसिबल है। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल सर इसको लेकर भी ये कहा जाता है, आपने कहा कि इसे पॉसिबल है सेटल डाउन करना, कैसे? क्योंकि जब इस बात को लेकर भी चर्चा हुई थी और प्रयास भी किया था कि कृत्रिम बारिश करके हम पॉल्यूशन के स्तर को कम कर सकते हैं। अभी हम ये भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि स्मॉग की चादर लगातार बढ़ती चली जा रही है। धुंध वो कोहरे के तौर पर भी और धुंध के तौर पर भी दोनों बैलेंस नहीं हो पा रही है सर चीजें। इस वक्त AQI का लेवल, AQI का ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ 3 से ग्राफ 4 पर हम धीरे धीरे प्रवेश करते चले जा रहे हैं। तो सर ये संभावनाएं कैसे नजर आती हैं कि कब हम पॉल्यूशन से बाहर निकल पाएंगे, स्वच्छ हवा कैसे मिल पाएगी? ये एक सोशल और बिहेवियरल चेंज का मामला है। आपको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। कृत्रिम बारिश आप एक हद तक करा सकते हैं, एक लेवल पे बहुत डेंजरस सिचुएशन पे आप अगर पहुंच जाएं तो वहां पे आप कृत्रिम बारिश करा के उसका प्रभाव थोड़ा सा खत्म कर सकते हैं, किसी भी इस तरह की चीज का प्रभाव। वॉल्केनिक इरप्शन तो एक नेचुरल फीचर है, लेकिन जो पोल्यूशन हमारा ग्राउंड लेवल से हो रहा है उसको कम करने के लिए हमें सोशल बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, और कुछ सख्त नियम कानून लागू करने की जरूरत है, जो कि ओवरऑल ये मामला सिर्फ ये हर साल ये मामला उठता है कि आपका दिल्ली में या अलग जगहों में पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसका ये नेचुरल कारण नहीं है, ये कारण सीधे सीधे मानवीय जो हमारी लिविंग स्टाइल है उसका रिजल्ट है। और इसको कम करने के लिए आपको कदम बेस लेवल पे उठाने पड़ेंगे, ना कि कृत्रिम बारिश। कृत्रिम बारिश एक बहुत एंड ऑफ द पाइप सोल्यूशन है, एंड ऑफ द पाइप सोल्यूशन, और काफी एक्सपेंसिव सोल्यूशन जिसको आप रोज नहीं कर सकते हैं। और जबकि आप प्रदूषण रोज करते हैं, और एक हद तक का स्मॉग की चादर जो आप 10, 15, 20 सालों से देखते आ रहे हैं कि आपकी ट्रेन्स लेट होती हैं, फ्लाइट्स डिले होती हैं, ये सब गाड़ियों का पोल्यूशन है, इन सब चीजों की वजह से होता है। पराली का जलने का इसका एक मुख्य कारण है। तो इन सब चीजों को हमें ग्राउंड लेवल पे एक नीचे बॉटम अप अप्रोच से इसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि कृत्रिम बारिश कराने से। कृत्रिम बारिश कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास भी एक बार फिर से। मैं विभूति राय सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे सर ने भी कहा कि कृत्रिम बारिश परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और एक हद तक सिर्फ एक लेवल तक उसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पॉल्यूशन की ग्राफ में बदलाव पूरी तरह कब संभव हो पाएगा? क्योंकि हम तो ये भी देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई जितनी हो रही है उतने हम प्लांट नहीं कर पाते। प्लांट करने के बावजूद भी सर सालों का समय लगता है जब वो पूरा पेड़ बन करके तैयार हो जाए। तो जो इस वक्त हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन भी है, हमने ब्लैक होल वाली सिचुएशन भी देखी थी, एक ओजोन लेयर जो फॉर्मेशन हो रहा था एटमॉस्फेयर में, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई, और अब ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने को लेकर के। तो ऐसे में सर सवाल यही उठ जाते हैं कि अब हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पर कोई राह है क्या? इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसा अभी आपके माननीय एक्सपर्ट साहब ने कहा कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आम जनता को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खास करके ये गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी कंडीशन जैसी, आपको याद होगा जब 2020 में और 2019 में जब कोरोना का काल आया और सारे वाहन रोक दिए गए
सारी पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई, भारत भी स्टैंड स्टिल हो गया। तो ऐसा साफ एटमॉस्फेयर हो गया कि लगता था कि हम पता नहीं किस दुनिया में आ गए। जी। मुझे लगता है इमरजेंसी की कंडीशन ऐसी है, अगर एवरेज 400 या 500 AQI है तो यह एक अर्जेंट इमरजेंट कंडीशन है। मुझे लगता है सरकार को इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए। कम से कम आधे जो सरकारी संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जीवन की जो एक इस समय कसौटी पे हमको एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत है। अगर उसको हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो लाखों लाखों लोग बीमार पड़ेंगे। और जैसा कि अभी सवेरे मैं न्यूज में देख रहा था, दिल्ली और NCR एरिया में बहुत अधिक धुंध है, धुंध के साथ साथ पॉल्यूशन भी है। बिल्कुल सर। तो उसको रोकने के लिए इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना पड़ेगा, उनको कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज को करीब करीब खत्म करना पड़ेगा, 50% वाहनों को बंद करना पड़ेगा। जो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम हर साल 5 से 10 लाख नए वाहन NCR एरिया में आते हैं। पुराने वाहन डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते। जब तक पुराने वाहनों को एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार में 3-3, 4-4 वाहन है, उन वाहनों को खत्म करना पड़ेगा जो पोल्यूटिंग वाहन है। ई बेस्ड सॉल्यूशन जितने हैं, जितने ई व्हीकल्स हैं, उसके लिए फर्दर सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे कि जो ओवरऑल एक पोल्यूशन का घनत्व है वो कम हुआ किया जा सके। और चाइना में 2013 में ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा बीजिंग इसी तरह की एक कैलेमिटी के अंतर्गत गुजर रहा था। उन्होंने 2 से 3 साल लगे और उन्होंने उसको ठीक कर लिया। जगह जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे फव्वारे लगने चाहिए। ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आर्टिफिशियल रेन कैन नॉट बी ए परमानेंट सॉल्यूशन, तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन जो होंगे वो ये होंगे सर। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर क्या आप भी ये मानते हैं कि हमने देखा है कि सरकारों की ओर से अगर प्रयास किए भी जाते हैं, कोशिशें जारी भी होती है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की ओर से भी उसमें थोड़ा सा तो आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। थोड़ा नहीं, पूरा। देखिए, आम आदमी को ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार नियम बना सकती है, फॉलो तो लोगों को करना है। बिल्कुल। और हम लोगों को ये एक ऐसा एक परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में, जैसे मैं कह रहा हूं, सरकार अपने काम करे। जैसे मैंने अभी सजेस्ट किया कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे सड़क के किनारे फव्वारे लगाए जाए, जिससे कि कम से कम कुछ कंटेन किया जा सके इमरजेंट कंडीशंस में। रेस आप नहीं करा सकते, लेकिन फव्वारे तो लगा सकते हैं, और कई देशों में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी तरह एयर क्लीनर बड़े बड़े सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। कुछ देशों में इसके एक्सपेरिमेंट किए गए, यूरोप में, और काफी सक्सेसफुल हुए। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इसमें ये समझाते हुए आम जनजीवन को कि भाई जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, आप व्हीकुलर पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे, तो ये आप ही के लिए एक जीने मरने की स्थिति आ रही है। ठीक है सर। मुझे लगता है कि जी एक छोटा सा सवाल जी आप पूरा कर लीजिए सर, पूरा कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसके आसपास की जो जलवायु है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अगर स्वच्छ होगा तो खुद की हेल्थ अच्छी होगी। अगर उस पोल्यूशन को हम ये नहीं कह सकते कि फलां जने पॉल्यूट कर रहा है और हम उससे आच्छादित हो रहे हैं ना, हम स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की जनता को इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए सरकार के माध्यम से कि आप नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी को लाइए, हम उसका अनुसरण करेंगे और दिल्ली को एक एकदम स्वच्छ प्रदेश भी बनाएंगे और साथ साथ NCR एरिया को रहने लायक आबो हवा के हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। जी ठीक है। अब विशाल सिंह सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अभी जैसे सर ने भी इस बात का जिक्र किया, विभूति राय जी ने, और उन्होंने कहा कि एयर क्लीनर्स, लेकिन सर सवाल ये भी है कि लोग अपने घरों में तो एयर क्लीनर्स, एयर प्यूरिफायर्स रखते हैं। एक खबर सामने आई थी जयपुर में प्रशासन और सरकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ में कई जगहों पर एयर प्यूरिफायर्स पोल्स पर लगा दिए गए। इसके बाद से वहां प्रशासन को बहुत ज्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ा कि इस तरीके के पॉल्यूशन में आप ऐसे छोटे छोटे स्मॉग गन्स को लगा देते हैं, आप मिस्ट स्प्रे करवा देते हैं, आप कभी एयर प्यूरिफायर्स लगा देते हैं। सर इसका फर्क सच में पड़ सकता है क्या?
ये हमारा जो एक सबसे बड़ा मूलभूत मुद्दा है वो ये है कि, और जो सजेशन भी है, जी। कि हम रेस्क्यू और रिस्पांस पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। हम्म। जब कोई चीज हो जाती है तो हम उस चीज को कवर अप करने के लिए या बिल्कुल। उसको छुपाने के लिए हम एयर प्योरीफायर लगा दें या कृत्रिम बारिश करा दें। ये मैटर है आपकी प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस का। बिल्कुल सर। हमें उतना, ये मुद्दा सिर्फ दिसंबर जनवरी फरवरी का नहीं है, ये साल भर का मुद्दा है। जी। और लोग, जनता जब जागती है, जब आपका या सॉरी टू से, या मीडिया चैनल भी तब जागते हैं जब कोई इस तरह की चीज बहुत हाई लेवल पे हो जाए। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि इस चीज से फर्क किसे पड़ता है? फर्क जो एयर प्योरीफायर एक गरीब आदमी के बस का नहीं है कि वो एयर प्योरीफायर लगा सके। जी। पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन भी उसका बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा सफर जो करता है वो एक गरीब आदमी है। वो जो सड़क पे रहने वाले हैं, जो लोग, एक्सपोजर जिनका डायरेक्टली है, मजदूर हैं, इन लोगों का एक्सपोजर डायरेक्टली इन चीजों पे है। तो हमें इस चीज के लिए भी सोचना पड़ेगा कि जो रिच और पुअर का डिवाइड है, आप अगर इसमें देखें तो ये क्लाइमेट जस्टिस का मामला है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन का नहीं है। हिस्टोरिकली जो पोल्यूशन होते आए हैं वो सब रिच लोगों ने किए हैं। ग्लोबली भी आप देखिए, रिच कंट्रीज ने ज्यादा किया है। इंडिविजुअली आप नेशनल लेवल पे देखें तो रिच लोगों के पोल्यूशन और फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पुअर। लेकिन सफर कौन करता है जब बाढ़ आती है, जब पोल्यूशन हाई होता है? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है कि वो एयर प्योरीफायर लगा सकें। लेकिन आम जनता के पास वो कैपेसिटी नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को, तो सरकार को इस तरह के कदम भी उठाने चाहिए कि क्या अडेप्टेशन मेजर्स हो सकते हैं लॉन्ग रन में। लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, कैसे जागरूक किया जा सकता है, और कैसे हमारी एक डिफरेंशियल प्लानिंग सिस्टम होना चाहिए फॉर पीपल जिनके पास 5 कारें हैं, 5 लोग हैं घर में और 5 कारें हैं, और उसी से, और लेकिन सफर उसका, उन 5 कारों का जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो एक परिवार, जो गरीब परिवार है जिसके पास एक साइकिल भी नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। जी। तो ये जो अर्थ है, हमें एक इकोसिस्टम की तरह इसको देखना पड़ेगा, और एवरीबडी इज अ कंट्रीब्यूटर। वो भी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है उसी तरीके से। वो उस शहर में इसलिए क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कई तरह की आपका कचरा उठाता है, कुछ करता है, बट इट इज नॉट, दे आर नॉट इन इन आपके वो प्लानिंग और उसके प्रोसेस में कहीं भी नहीं रहता है। तो हमें इंक्लूसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, और हमें ये स्टॉप गैप मैकेनिज्म्स को बंद करना पड़ेगा कि हम जब कुछ हुआ तो कुछ हमने उस पर रिस्पॉन्स, एक नीजक रिएक्शन कर दिया, और इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो एयर का मुद्दा हो, ये प्रोसेस साल भर डिस्कस होनी चाहिए, रोज डिस्कस होनी चाहिए, ताकि इन पे कड़ी कार्रवाई भी की जा सके, और कैसे इसका एक प्लानिंग और इंक्लूसिव तरीके से हम आगे बढ़ सकें। ठीक है सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर भी चाहूंगी कि अभी जो आपने ये कहा है कि बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन की ओर रुख करना चाहिए। जैसे मैंने अभी विभूति राय सर से भी पूछा था, उनसे भी सजेशन लिया था। मैं आपसे भी सजेशन चाहूंगी सर कि अगर प्रशासन और सरकार दोनों तक एक इन्फॉर्मेशन पास करना हो, या उनसे रिक्वेस्ट करनी हो कि क्या कुछ और बदलाव किए और प्रयास किए जा सकते हैं। सर, क्या कोई ऐसा आइडिया इस वक्त है, या फिर किसी ऐसे एक क्षेत्र में भी अगर हम ध्यान दे ले तो शायद से पॉल्यूशन के ग्राफ को हम थोड़ा सा भी कम कर दे, बैलेंस कर दे? ऐसा कोई सुझाव आप देना चाहेंगे क्या सर? मैं उन्हीं सुझावों पे जो अभी सर ने मेंशन किए कि आपके जो ये फव्वारे लगने चाहिए अलग अलग जगहों पे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, हम उसके नेचुरल ग्रीन स्पेसेस को नहीं बना रहे हैं, राइट? आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसमें स्मार्ट क्या है? क्या सिर्फ एक बड़ी टावर्ड बिल्डिंग स्मार्ट सिटी है? क्या आपने वहां पे ड्रेनेज सिस्टम्स प्रॉपर किए हुए हैं? क्या आपने उसमें पेड़ कितने लगाए हुए हैं? क्या आपने वहां पे ब्लू एंड ग्रीन स्पेसेस का इंतजाम किया हुआ है? एक तो ये वो है जिससे आपका ऑटोमेटिकली इन लॉन्ग रन आपका पोल्यूशन की प्रॉब्लम को खत्म किया जाएगा। इंडोर प्लांट्स पे आप काम कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स पे आप फोकस कर सकते हैं जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में फायदा करते हैं, और वो भी स्पेसिफिक हैं प्लांट्स, वो एक अलग
इशू है, बट गवर्नमेंट नोज अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं पता है इसके बारे में या एक्सपर्टीज ठीक है नहीं है सर। इस बारे में। दूसरा चीज है आपका, जो सर ने बताया कि हमें कुछ टाइम के लिए तो एक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। शॉर्ट में आपको शायद एयर प्यूरिफायर्स की जरूरत पड़े, लॉन्ग टर्म में आपको पेड़ लगाने की जरूरत पड़े, जी। एंड मीडियम टर्म में पेड़ लगाने की जरूरत पड़े, और लॉन्ग टर्म में वी हैव टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड प्रॉपर बायलॉज इन ठीक टर्म्स है ऑफ सर। हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर सर सिटी। समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तमाम सुझाव भी आप लोगों ने दिए और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। श्री गुरु